दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर में लगी आग से जो राज सामने आए हैं, उन्होंने भारतीय न्यायपालिका की साख पर ऐसा ग्रहण लगा दिया है जिसे मिटाने में बरसों लग सकते हैं। एक जज के सरकारी आवास में भारी मात्रा में नकदी मिलना कोई मामूली बात नहीं, और जब ये जज पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के करीबी माने जाते हो, तो मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह जाता, पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो जाता है। आग लगी या भ्रष्टाचार का चिट्ठा खुला। जो खबरें सामने आ रही है वे किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अचानक से जज साहब के बंगले में आग लगती है, फिर फायर ब्रिगेड पहुंचती है, बचाव कार्य शुरू होता है और तभी दमकल कर्मियों की नजर उन बैगों पर पड़ती है जो नकदी से भरे पड़े थे। ये वही जज हैं जो बड़े बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिनकी निष्पक्षता पर जनता को यकीन था। अब सवाल ये है कि यहाँ पैसा कहाँ से आया? क्या यह रिश्वत की रकम थी या यह किसी बड़े सौदे का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस भ्रष्टाचार में और भी बड़े नाम शामिल है? DY चंद्रचूड़ का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? अब आइए असली मुद्दे पर आते हैं। आखिर इस जज का नाम भारत के पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ से क्यों जोड़ा जा रहा है? दरअसल न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को DY चंद्रचूड़ का करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि जब चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश थे, तब कई अहम मामलों में वर्मा को तरजीह मिली थी। तो क्या अब यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि क्या वर्मा को अपने प्रभावशाली संबंधों का फायदा मिला था? अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही ऐसे जजों से घिरा हुआ हो, तो फिर भारत में न्याय का मतलब क्या रह जाता है? क्या न्यायपालिका का ऊंचा ओहदा ही भ्रष्टाचार का लाइसेंस बन चुका है? क्या आप इन न्यायपालिका पर भरोसा कर सकते हैं? अब आइए सबसे बुनियादी सवाल पर, क्या आप इस सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं? कई लोग कह सकते हैं कि नहीं, यह एक अपवाद है, हर कोई भ्रष्ट नहीं होता, पूरी न्यायपालिका को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब एक हाई कोर्ट के जज के घर में बैग भर भर के पैसा मिलता है और जब वह जज देश के बड़े न्यायाधीशों में से एक का करीबी निकलता है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में पूरी व्यवस्था साफ सुथरी है? अगर कोई आम आदमी रिश्वत के 1000 रुपए लेते हुए भी पकड़ा जाता है, तो पुलिस उसे घसीट कर हवालात में डाल देती है। लेकिन जब एक जज के घर में लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो सजा की बजाय उसे तबादला कर दिया जाता है। वाह, क्या न्याय है, क्या शानदार कानूनी व्यवस्था है। तबादला क्यों, इस्तीफा क्यों नहीं, जेल क्यों नहीं? जब यह खबर फैली तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हरकत में आया और आनन फानन में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का तबादला कर दिया गया। लेकिन ठहरिए, तबादला यानी जिस जज के घर में बोरियों में पैसा मिले, उसे सिर्फ एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भेज दिया गया। क्यों नहीं इस मामले में CBI की जांच करवाई जा रही है? क्यों नहीं उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, अगर यही मामला किसी नेता का होता तो क्या वो जेल में नहीं होता? ये वही न्यायपालिका है जो नेताओं, बिजनेसमैन और आम नागरिकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो तबादले और इन हाउस जांच जैसी औपचारिकता ही काफी हो जाती है। क्या DY चंद्रचूड़ पर भी उठने चाहिए सवाल? अगर कोई कहे कि एक भ्रष्ट जज को उसके पद तक पहुंचाने में किसी बड़े व्यक्ति की भूमिका नहीं थी, तो यह एक भोलापन होगा। DY चंद्रचूड़ ने जब न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर रहते हुए इतने सारे फैसले लिए, तब क्या उन्हें ये पता नहीं था कि उनके करीबी जज क्या कर रहे हैं? क्या चंद्रचूड़ को इस जज की हरकतों की जानकारी नहीं थी? क्या उन्होंने अपने करीबी लोगों को बचाने के लिए सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया? क्या इस कड़ी में और भी नाम सामने आ सकते हैं? अब यह सवाल उठना जरूरी है कि अगर कोई CJI भ्रष्ट जजों से घिरा हुआ था, तो क्या उसकी निष्पक्षता भी संदिग्ध? क्या यह सबसे बड़ा न्याय घोटाला बन सकता है? यह मामला छोटा नहीं है। एक हाई कोर्ट के जज के घर से पैसे मिलने का मतलब है कि पूरा सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है। अगर जांच सही तरीके से की गई, तो शायद यह भारत के सबसे बड़े न्याय घोटालों में से एक साबित हो सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या जांच होगी या फिर कुछ दिन की चर्चा के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, जैसे पहले भी होता आया है। न्यायपालिका को अब जनता को जवाब देना होगा। अगर हर आम आदमी यह सोच रहा है कि अगर एक जज का यह हाल है, तो फिर हम किससे न्याय की उम्मीद करें? क्या सच में कानून सबके लिए बराबर है, या फिर यह सिर्फ आम आदमी के लिए सख्त और ताकतवरों के लिए ढीला पड़ जाता है? अगर न्यायपालिका को अपनी साख बचानी है, तो अब उसे इस मामले में पारदर्शिता बरतनी होगी। अगर नहीं, तो यकीन मानिए, आने वाले दिनों में कोई भी इस सिस्टम पर भरोसा नहीं करेगा और न्याय का मंदिर खुद भ्रष्टाचार के दलदल में धंस जाएगा। Lord, there is something inherently appealing in the argument of the petitioner. Justice has been done. That's the first, my lord, point that certainly strikes a judge, that some injustice has been done and we must step in and solve the problem. This is, my lord, the first. There are three limbs to the argument. This is the first, my lord. Prima facie looks very appealing, that
some injustice is being done to me. Why should not the court after? I will not go to that extent. Let me put it very clearly. Normally, as a court, there are two factors which play with us. One is to do justice, remedy the wrong. That's a That's that's that- a that's that's a factor. That's the instinct. That should and is No, should be but the instinct. Let's, if there is something wrong, let's Let's remedy, not fix the remedy the wrong. problem. Two is the courts like to normally assume a power because adjudicatory functions should not be curtailed. So, my lord, Not be unnecessarily curtailed until unless the statute specifically, expressly, or by like so, implication takes away that power. so if I can summarize, my lord, the other side, there are three limbs to the argument. One is, if there is some injustice, court's power should not be curtailed. The court ought to, as a matter of justice, step in and fix the problem. This is proposition one, my lord, which itself I will say something on. Proposition two is, if that be the case, then maybe 34 does not have the word vary or modification. However, in order to, my lord, support proposition one, I will persuade the bench to read it in one of three ways. One is adding words, one possible submission. Second is read it in 34(1) as part of setting aside. Second possible interpretation, according to me, my lord, the one which we will have to deal with. And third, forget 34(1), let us read it in 151. So this is point two, my lord. So point one is the court should have the power. Point two is, if the court has the power, these are one of three methods to do it. And three, realizing there's a problem with an untrammeled power, we realize there's a problem that there cannot be untrammeled variation. Guidelines have been suggested by various parties in various different ways. Possibly all of them, my lord, suiting their particular facts of the case. So everybody has their own, my lord, guideline, which perhaps will fit whatever factual background that particular individual has to place or perceived injustice. Lord, we are in a position, my lord, as the learned solicitor, my lord, we are not here on any particular set of facts. There are weighty arguments. They are paying for whom? My lord, I am appearing for UNCITRAL, UNCCI, my lord. We have intervened as UNCITRAL. There are weighty arguments, my lord, which have been made on the other side, no doubt, my lord. But I will just, my lord, I think we should step back a little, because I think, my lord, we are proceeding on a bit of a misconception, which is this. My lord, we are treating this as an appeal from a judgment. In our mind, my lord, in the court's mind, that the thinking is that this is in some way an appeal from a decision by a inferior court. And my lord, there are at least, I'll attend them, my lord. My lord, there are at least 3 or 4 aspects which your lordships will consider before coming to the next question is, when can you attack an award? So, my lord, what is critical here is that an award is a baby of a private dispute. It is supposed to be out of the system. It is not supposed to be in the system. It is supposed to be out of the system. There are some implications here. My lord, an award is meant to be final and binding. Very important. It has to be final and binding. It is a consensual process. The moment the arbitrator finishes, his mandate gets over. Consent is over. Subject to, of course, correction and remand. The mandate is over under Article 32. The arbitral tribunal becomes functus officio. So, my lord, there are 2 policy aspects to an award which are not there in a lower court judgment. One is party autonomy, and I'll explain what is the relevance, because I think this is crucial. And secondly, my lord, finality. You go into arbitration, nobody is forcing you, my lord. We have to proceed on the basis that nobody is forcing you to go to arbitration. It is a consensual process.
The consequence of this, which has not been probably appreciated by the other side, is an arbitrator can be wrong. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।